चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और ये एक ऐसा टॉपिक है, समझिएगा, एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे कहना चाहिए, जो इसके अंतर्गत अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमेशा एक क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, और या फिर हम अगर भारत के संस्कृति या सिविलाइजेशन के तौर पर देखें तो ये भी वहाँ से एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन के आता है। ठीक है, तो दोनों जगह पर समझेंगे आप इसको कि ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक के अंतर्गत ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इसमें से कोई भी एक फैक्ट छोड़ा, ठीक है, तो आप जो है कहीं ना कहीं पूरे जो स्टोरी लाइन है, मेनली क्या है, हड़प्पा या फिर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये एक पूरा स्टोरी लाइन सेटअप होता है। ठीक है, तो इसमें जो है भारत के इतिहास में अगर आप कहें कि भारत के इतिहास में सबसे पहला दौर कौन सा था जिसमें आप इंसानों को प्रॉपर तरीके से एक जीवन जीते हुए देखना चाहेंगे, एक लाइफ एक्सपेंड करना देखना चाहेंगे, तो ये वो जगह है जिसे कहते हैं हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, यह एक सभ्यता है। ठीक है, सभ्यता और संस्कृति में एक थोड़ा अंतर होता है, याद रखिएगा। सभ्यता जो है ये पूरी तरीके से लाइफ को जीने का, लाइफ के इर्द गिर्द घूमते हुए पूरे के पूरे जो समय है, ठीक है, जो पूरा टाइम जोन है, इसको दर्शाता है। लेकिन संस्कृति जो है ये छोटा किसी त्यौहार या किसी पर्व या किसी अन्य छोटे छोटे फैक्टों से दर्शाया जा सकता है। जैसे आप बोलते हैं विवाह, विवाह में संस्कृति देखी जाती है। ठीक है, कि विवाह जब दौरान होते हैं, विवाह जब होता है, मैरिज जो हम देखते हैं अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार से शादी होता है, मैरिज होता है। ठीक है, तो आपने देखा हो कहीं किसी किसी घर पे 3 दिन की शादी होता है, किसी का 5 दिन से होता है, ठीक है, किसी का 1 दिन में भी हो जाता है ना, और कोई भाग जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें होती है, याद रखिएगा, उसमें जो है आपको ये जो टाइम दिख रहा है, ठीक है, यानी ये संस्कृति है। हम अलग अलग संस्कृतियों के पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभ्यता की बात करेंगे, पूरा सिविलाइजेशन की बात करेंगे। सिविलाइजेशन क्या होगा? जीवन से लेकर मरण तक एक मनुष्य किस तरीके से अपने जीवन को जीता है, उसका सामाजिक सोशल जो पार्ट है वो कैसा रहा है, इकोनॉमिकल पार्ट कैसा रहा है, या फिर पॉलिटिकल पार्ट कैसा रहा है, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पूरी गतिविधियों को शामिल करके हम देखते हैं आपकी सभ्यता कहलाती है। ठीक है, तो सभ्यता मतलब क्या हुआ? एक सिविलाइजेशन हुआ जहां पर मनुष्य अपने जीवन को पूरी तरीके से उसके इर्द गिर्द जीता है और उसके बाद एक मृत्यु को प्राप्त करता है। ठीक है, तो देखिए सभ्यता के अंतर्गत अगर हम लोग देखें सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसको समझना बहुत आसान भी है और साथ ही साथ आप इसको थोड़ा दिमाग से ना इस तरीके से सोचते हुए चलिए इसको कि पूरी कहानी को समझिएगा। ठीक है, अब देखिए समय है 1800 का, भारत जो है इस समय गुलाम था। ठीक है, 1800 का समय है, 1800 हम एडी की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो इस समय जो है भारत गुलाम हुआ करता था, किसका? अंग्रेजों का। ठीक है, लेकिन भारत में जो है अब ऐसी स्थिति आ चुकी थी, याद रखिएगा, भारत की जो स्थिति है इस समय की, जहां पर भारत में जो है, ठीक है, भारत में एक ऐसा समय का दौरान था जहां पर अंग्रेज जो है हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, ये औद्योगिक क्रांति का समय था, याद रखिएगा, यानी यहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलपमेशन का काम चल रहा था। अंग्रेज जो है अपने यहाँ जो है क्या कर रहे थे? इंडस्ट्री डेवलप कर रहे थे। ठीक है, तो उनको क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल, कच्चा माल चाहिए था। और कच्चा माल कहाँ मिल रहा था? तो वो आपके इंडिया में भरपूर मात्रा में कॉटन यानी कपास जो है काफ़ी भरपूर मात्रा में मिल रहा था। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम था यहाँ से कैसे लेकर जाया जाए इंग्लैंड तक कच्चा माल को। ठीक है, तो ये स्थिति बना हुआ था कि किसी तरीके से जो है हम इंडिया और इंग्लैंड के मध्य जो है एक ट्रांसपोर्ट का काम चालू कर दें। ठीक है, और ये जो एरिया था, याद रखिएगा, जो ये पूरा पूरा ये जो आपका कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट में जो है समय आ चुका था पटरी बिछाने का। पटरी बिछाने का मतलब है कि रेलवे लाइन बिछाने का, और इस तरीके से जो है एक शुरुआत होती है रेलवे लाइन बिछाने की। ठीक है, लेकिन मैं अब यहाँ से कहानी थोड़ा रोकूंगा और सुनिएगा कि पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ठीक है, तो समझिए पहले कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है बेसिकली वो किसका पार्ट है, कैसे इतिहास में से जाना जाएगा, इसको समझिएगा पहले। ठीक है, देखिए हमने जो है इतिहास को पढ़ा था। इतिहास कितने हिस्से बांटा हमने? 3 हिस्से बांटा हुआ है। ठीक है, इतिहास को 3 हिस्से बांटा, मतलब हमारा जो भारतीय इतिहास है, इंडियन हिस्ट्री है, इसको हमने 3 हिस्से बांटा है। एक है आपका प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आपका आदि ऐतिहासिक काल, और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिकल और आपका हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, या ईरा भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए प्रागैतिहासिक काल को आपने पढ़ा। प्रागैतिहासिक काल के हिस्से थे आपके 3 हिस्से में। ठीक है, जिसमें आपने पूरा पाषाण काल पढ़ा, दूसरा आपने पढ़ा मध्य पाषाण काल, और उसके बाद आपने पढ़ा नव पाषाण काल। ठीक है,
तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल पढ़ लिया आपने, ठीक है। तो ये जो पैलियोलिथिक था, मेसोलिथिक था और नियोलिथिक था, ठीक है। अब उसके पूरा पाषाण काल के भी 3 हिस्से पढ़े आपने, ठीक है, जिसमें आपने निम्न पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल पढ़ लिया, ठीक है। यानी आप उत्तर पूरा पाषाण काल भी कहते हैं उसको, ठीक। तो यहां तक पूरी कहानी खत्म हो गई आपकी। यानी बेसिकली इस कहानी को आपने यहां पर यह देखा कि किस तरीके से इस समय जो है लोगों ने क्या किया था। देखिए, आपने पूरा पाषाण काल बोला, यानी पाषाण मतलब स्टोन एज। अब स्टोन एज को आपने इसमें इर्द गिर्द पूरा पढ़ता हुआ जो है स्टोन एज, फिर उसके बाद उससे जुड़ते हुए आप चैल्कोलिथिक पीरियड पढ़ा आपने, ठीक है। चैल्कोलिथिक पीरियड का मतलब था ताम्र पाषाण काल, यानी तांबे का प्रयोग करते हुए, हम पत्थरों के साथ तांबे का प्रयोग करते हुए अपने जीवन को जी रहे थे, ठीक है। उसके बाद समय बदला, उसके बाद लौह युग भी आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से पूरी कहानी ना यहां तक जाती जाएगी आगे की तरफ, ठीक है। तो जो आप ताम्र पाषाण काल पढ़ते हैं या फिर जो लौह पाषाण काल या आयरन स्टोन एज भी पढ़ते हैं, याद रखिएगा, या इसके अलावा जो है आप मेगालिथिक भी पीरियड पढ़ते हैं, ठीक है, यानी महापाषाण काल। तो महापाषाण काल जो है ये लंबा समय तक आता जाएगा, मतलब जो अधिकांशतः कब्रों को दफनाने के लिए, ठीक है, तो कब्रों को दफनाने के लिए जो पत्थरों का प्रयोग किया गया तो वो महापाषाण काल से संबंधित था, ठीक है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर ताम्रपाषाण काल खत्म हो चुका है। ताम्रपाषाण काल क्या होगा, एक लंबे समय तक चलता रहता है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान देना है कि वो कब तक चल रहा है, ये नहीं ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि ये किस समय में कब कब तक जो है इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है, यानी तांबे का प्रयोग कब तक हुआ है, ठीक है। तो मेनली यहां पर ध्यान दीजिएगा कि हम जब आदिऐतिहासिक काल को पहुंचते हैं, यानी प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में पहुंचते हैं, तो ये समय क्या है, मतलब इस समय का वैल्यू क्या है। इस समय का मेन वैल्यू याद रखिएगा कि इस समय की वैल्यू है कि इस समय जो है हमको इंस्क्रिप्शन मिले हैं, ठीक है, इंस्क्रिप्ट मिले हैं, याद रखिएगा, यानी लिपि, याद रखिएगा। तो ये जो इंस्क्रिप्ट है, इस समय का जो इंस्क्रिप्ट है जिसे हम लिपि कहते हैं, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है कि इस समय के लोगों को, जो आदिऐतिहासिक काल है, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड है, इस समय के लोगों को किसकी जानकारी थी, लिपि की जानकारी थी, ठीक है, लिपि की जानकारी थी। लेकिन हमें ये जब मिला या हम जब इसे देखते हैं तो हमारे पास इसको पढ़ने के लिए कोई भी माध्यम नहीं है, ठीक है, यानी हम इसको क्या नहीं कर सकते, डिकोड नहीं कर सकते, याद रखिएगा, ठीक है, डिकोड या पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार के ईरा को हम लोग कहां रखते हैं, आदिऐतिहासिक काल में या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में रखते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई कि किस प्रकार के इतिहास को हम आदिऐतिहासिक काल कहते हैं। इस प्रकार के इतिहास को हम आदिऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं, जिस समय को या जिस समय के लोगों को लिपि का ज्ञान था, स्क्रिप्ट का ज्ञान था, ठीक है, स्क्रिप्ट की जानकारी थी, परंतु उस समय के जो स्क्रिप्ट हमें प्राप्त हुए हैं इसे हम पढ़ नहीं सकते हैं, इसे हम डिकोड नहीं कर सकते हैं, इसे हम समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। उसे, उस पूरे इतिहास को हमने कहां रखा है, आदिऐतिहासिक काल, ठीक है। अब इसी आदिऐतिहासिक काल को आप यहां पर समझिएगा कि आदिऐतिहासिक काल जो है, ठीक है, ये प्रोटो हिस्टोरिकल इरा जो है, इसी के अंतर्गत ध्यान रखिएगा कि हम इसे 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, और एक है आपका वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। ये 2 हिस्से हैं, याद रखिएगा। यानी आप अभी इसके अंदर पढ़ रहे हैं आदिऐतिहासिक काल को, और आदिऐतिहासिक काल में याद रखिएगा इसका ये वाला जो हिस्सा है इसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, और ये हिस्सा कहलाता है आपका वैदिक सभ्यता, ठीक है। अब यहां पर समझिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये आदिऐतिहासिक काल का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि इस समय की जो लिपि हमें प्राप्त हुई है उस लिपि को हम नहीं पढ़ सकते हैं, उसकी जानकारी हमें नहीं मिल सकती है, ठीक है। यानी हमें अभी भी, हमने काफी प्रयास किया है और काफी लोग प्रयास कर रहे हैं, इससे संबंधित हमें भी अभी भी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती है। कारण ये है कि इस समय की जो लिपि है, ठीक है, ये बाएं से दाएं, दाएं से बाएं दोनों तरफ से दिखती है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आप हिंदी लिखते हैं, ठीक है, तो हिंदी कैसे लिखते हैं हम लोग, हिंदी लिखते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, उर्दू लिखते हैं कुछ इस तरीके से, है ना, इंग्लिश लिखते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है आपका बाएं से दाएं होने की प्रक्रिया है, ठीक है, यानी लेफ्ट टू राइट है। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो स्क्रिप्ट प्राप्त हुआ है, या देखिए लिपि प्राप्त हुआ है, वो दोनों तरफ से लिखते हैं, मतलब यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से स्टार्ट करते हैं यहां तक, तो इसे फास्ट लिखा जा सकता है, याद रखिएगा। यानी आपको यहां से जब यहां तक जाएंगे तो ये खत्म हुआ, फिर वापस यहां पर आएंगे। लेकिन अगर आप यहीं से लिख दिए और यहां चले गए, फिर यहीं लिख दिए, यहां से चले गए, तो इससे क्या, वो थोड़ी फास्ट लिखने की जानकारी इससे मिलती है, ठीक है। तो इसके साक्ष्य जो हमको मिले हैं, उस साक्ष्य को हम नहीं पढ़ सकते, एविडेंस को नहीं पढ़ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए,
इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम जोन है याद रखिएगा, इसका जो टेन्योर है कब से कब तक चला है ये, तो मुख्य तौर पर इसे बहुत सारे पार्ट कहे जाते हैं, बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है। अलग अलग विद्वान, अलग अलग जो हिस्टोरिकल मैन है यहाँ पर हमारे यहाँ, उन्होंने अलग अलग टाइप से बताया कि ये जो है इतना से इतना चला है, इतना से इतना चला है। काफी लोग, तो आपको कम से कम 4 लोग का नाम याद रखना है जिन्होंने ये बताया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है या सिंधु घाटी सभ्यता जो है कब से कब तक चली है, ठीक है। लेकिन मुख्य तौर पर याद रखिएगा, हम इसको ऐसा मानते हैं जिसमें 2500 बीसी से 1500 बीसी तक का एक सामान्य जानकारी हमारे पास मिलती है, ठीक है। बात याद रखिएगा। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ना, ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, याद रखिएगा। आगे हम पढ़ेंगे इसको डिटेल से कि 3 पार्ट कौन कौन से हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप समझिए कि कोई ऐसा एक तरीके से आप समझिएगा, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं। मान लेते हैं कि कुछ एक व्यक्ति जो है, एक परिवार, जैसे आपने भी देखा होगा कई बार, आप जब अपने फैमिली से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर पिताजी यहाँ पर क्या था पहले, ठीक है। और अगर आपकी फैमिली उस जगह पे आने वाली पहली फैमिली होगी, दूसरी फैमिली होगी, तो बोलेंगे जंगल हुआ करता था पहले पूरा एरिया, ठीक है। जंगल हुआ करता था, धीरे धीरे यहाँ पर मिट्टी के घर बने और उसके बाद धीरे धीरे आज शहर बन गया, ठीक है। मैं आपको वो पिक्चराइजेशन समझाना चाहता हूं कि सिविलाइजेशन जो आपका जो सिंधु घाटी सिविलाइजेशन है, ये भी कुछ इस तरीके से डेवलप हुआ था, ठीक है। तो आप समझिए कि मान लीजिए कहीं से कुछ व्यक्ति आए हुए होंगे और वो व्यक्ति जो है पहले एक छोटा सा घर बनाए, उसके आसपास फिर बड़े बड़े घर बनने लगे, धीरे धीरे घर के हिस्से बने और इस तरीके से पूरा का पूरा एक सभ्यता डेवलप हो गया वहां पर, ठीक है। तो सभ्यता तो एक दिन में डेवलप नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि वो प्रारंभिक समय में कुछ अलग प्रकार का होगा, ठीक है। तो जो प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन था, प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन कहने का मतलब है कि शुरुआती समय में जब उसकी बातें देखेंगे आप, तो वो अलग प्रकार से दिखेगा, जहां पर घरों की संख्या कम होगी, घर जो है पूरे स्थिति से अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिड सेक्शन में पहुंच जाएंगे, मध्य क्षेत्र में पहुंचेंगे, तो आपको पता चलेगा किस तरीके से शहर तरीके से डेवलप हो गया है, ठीक है। और वही जब ये समाप्त होने वाला था, यानी कि हम जब पोस्ट टाइम में पहुंचेंगे उसके, तो हमें पता चलेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है कितने अपने स्तर पर कितना ऊंचा बन चुका था, ठीक है। इसलिए जो है इसको 3 भाग में बांटा जाता है। मैं आपको तीनों भाग के हिस्से बताऊंगा कि कौन सा हिस्सा किस भाग में आता है, ठीक है। अब देखिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, एक आदि ऐतिहासिक काल का सभ्यता है, याद रखिएगा। और इस सभ्यता के जो लिपि या इंस्क्रिप्शन मिले हैं, हम उसे नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है वैदिक सभ्यता की। थोड़ी सी वैदिक सभ्यता के बारे में याद रखिएगा, अभी आगे जाकर पढ़ने वाले हम वैदिक सभ्यता को, ठीक है। ये वैदिक सिविलाइजेशन क्या है, बेसिकली देखिए, वैदिक सिविलाइजेशन का जो प्रारंभिक समय है, ठीक है, इसी को हम लोग केवल प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में रखते हैं। पूरा वैदिक काल हमारा प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में नहीं है। कारण ये है कि वेद आप पढ़ सकते हैं, सुने हैं, आप पढ़ चुके हैं, इसको डिकोड भी किया जा चुका है, ठीक है। लेकिन जो प्रारंभिक जो वैदिक काल का जो फर्स्ट वैदिक काल है, यानी ऋग वैदिक काल जिसे कहते हैं, तो ऋग वैदिक काल जिसे आप सुश्रुत ग्रंथ कहते हैं, ठीक है। मतलब इसे जो है आपने सिर्फ सुनकर जाना है, इसे लिखा हुआ पाठ नहीं मिला हमें अभी तक, ठीक है। तो जो वैदिक काल में जो वेद लिखा गया है, तो वो वेद को किसी और व्यक्ति ने लिखा है, याद रखिएगा। उसका जो मेन फंक्शन है, मेन जो उसके कैटेगरी है, उस कैटेगरी से हमको बुक मिला ही नहीं है आज तक, ठीक है। मतलब वेदों को ना सुश्रुत कहा जाता है। सुश्रुत क्या होता है, ये सुश्रुत ग्रंथ है, याद रखिएगा। मतलब आप इसे सिर्फ सुन सकते हैं, इसे कहीं लिखा हुआ पढ़ नहीं सकते, ठीक है। आप बोलेंगे सर तो हमने तो देखा है वेद लिखा हुआ है, तो जिस व्यक्ति ने लिखा है वो तो लिखा है, उसने भी किसी से सुना था, याद रखिएगा। उसका ओरिजिनल कॉपी कभी भी नहीं मिला है, यानी उसका बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है, याद रखिएगा, बेस स्ट्रक्चर इसे कहते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे में समझिए कि इसे हम क्या कहेंगे, ये भी आपका ऐतिहासिक काल का हिस्सा हो गया। कारण ये है कि इस समय की लिपि को उस समय को किसी और ने पढ़ा या किसी और से जानकारी मिली और हमने केवल लिख दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इस समय की लिपि हमको मिलती और किसी ने पढ़कर सुना दिया होता, तो हम बोलते कि ये भी आदिऐतिहासिक में है, लेकिन इसको तो पढ़ भी नहीं सकते, अभी हमारे पास जो अवेलेबल है उसको पढ़ भी नहीं सकते हम, ठीक है। तो वैदिक काल को हम कहां रखते हैं, ध्यान रखिएगा। इसका जो वैदिक काल का जो पहला हिस्सा है, ठीक है, वैदिक काल में भी क्या है, 2 हिस्से आते हैं। एक है आपका ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल, पोस्ट वैदिक काल, ठीक है, पोस्ट वैदिक इरा, ठीक है। तो ये जो पोस्ट वैदिक इरा है, इसको हम कहां रखेंगे, ऐतिहासिक काल में रखेंगे। इसका पहला भाग जो है, उस भाग को हम कहां रखेंगे, आदिऐतिहासिक काल में, ठीक है। तो ये ऐसा पार्ट है जो दोनों पार्ट में आता है, याद रखिएगा। वैदिक काल एक ऐसा पार्ट है जो प्रोटो हिस्टोरिकल में भी आता है और आपके हिस्टोरिकल पीरियड में भी आता है। क्यों? क्योंकि इसके लिखे हुए चीज हमको पढ़ भी पाते हैं और ऐसे कुछ क्षेत्र भी जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, यानी जिसकी जानकारी हमें ठीक से नहीं मिलती है, ठीक है। बातें समझ में आ गई आपको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, ये पूरी तरीके से आदिऐतिहासिक काल का हिस्सा है। और उसके बाद वैदिक काल क्या हिस्सा है, तो वैदिक काल आपके दोनों हिस्से में आते हैं, यानी कि जब आदिऐतिहासिक काल समाप्त हो रहा था और ऐतिहासिक काल प्रारंभ हो रहा था, तो वैदिक काल उसी में चल रहा था, ठीक है, उसी समय चल रहा था, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा ना कि आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि जब स्वतंत्रता का समय आया था, तो कुछ लोग स्वतंत्रता के बाद भी जीवित थे,
हमारे यहाँ भारतीय, ठीक है, और उन्होंने अंग्रेजों का गुलामी भी किया है। तो ये लास्ट जब 1950 1951 की बात आती है, उनकी डेथ होती है, तो ये दोनों पीरियड में आते हैं। इसका मतलब ये है कि वो स्वतंत्रता से पहले भी थे और स्वतंत्रता के बाद भी रहे हैं। तो ये जस्ट वही समय है, समझिएगा कि वैदिक काल जो है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड का भी हिस्सा है और हिस्टोरिकल पीरियड का भी हिस्सा है। ठीक है, बात क्लियर हुई आपका? ठीक है, अब देखिए तो अब समझिए, वापस आते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है, अब देखिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन बेसिकली क्या है, इसके बारे में 3 बातें हम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहले तो ये समझिएगा कि आपको ये जो एरिया दिख रहा है ना कुछ इस तरीके का, तो अब इस एरिया को देखते हुए ये बात समझिएगा कि कैसे, ठीक है, अभी भले हम, चूंकि हमारी आदत हो गई बड़े शहर में घूमने की फिरने की, तो हमारे लिए ये जगह छोटा होगा, क्योंकि हमारे जो दृष्टिकोण है, हमारा जो पर्पज है देखने का, उससे हम क्या कहते हैं, शहर तो बहुत बड़ा होता है, ये बहुत छोटा है। लेकिन एक बात समझ के देखिए, इसको आप ऐसा समझिएगा कि अगर आप इसके एरिया को अगर आप समझ पाएं, तो आप ऐसा समझिएगा कि जब, ठीक है, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस तह तक समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको तक पहुंचिएगा भी। ठीक है, अब भारत का ये वो समय है जब अंग्रेजों ने जो है भारत को गुलाम बनाया हुआ था। ठीक है, अब भारत को गुलाम बनाया तो भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता की तरफ जब खोजने का प्रणाली आया, तो हमारे पास सबसे प्राचीन सभ्यता थी वैदिक सभ्यता। यानी हमारी सबसे पहले या सबसे पहले ढूंढा गया जो सभ्यता था वो वैदिक सभ्यता था। और भारत के वैदिक सभ्यता को हम बहुत ज्यादा प्राचीन नहीं मानते, क्योंकि इससे पहले प्राचीन अन्य देशों की सभ्यताएं थी, सिविलाइजेशन थे, जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, ठीक है, सुमेरियन सभ्यता या सुमेरियन सिविलाइजेशन, ठीक है, अन्य भी बहुत सारे ऐसे आपके जो सिविलाइजेशन है वो ध्यान रखिएगा, सभ्यता है जो अलग अलग देशों में थे। तो हम क्या थे, बहुत पीछे थे इसमें। हम पीछे इस प्रकार से थे कि हमारी जो सभ्यता है वो एक तो पहले ग्रामीण सभ्यता है, विलेजियर है, विलेज होते थे, मिट्टी के घर होते थे, झोपड़ी होता था, इस प्रकार से था। ठीक है, तो हमको ज्यादा इतना वैल्यू नहीं मिलता था उस क्षेत्र में। लेकिन जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि हमारी जो खोज हुई ना सिंधु घाटी सभ्यता की, ये वैदिक सभ्यता के बाद हुई है। यानी पहले हम किसको खोज लिए थे, वैदिक सभ्यता को, और बाद में हम खोजा है किसको, सिंधु घाटी सभ्यता को। जिसके बाद इसको मिलने के बाद या इसके बारे में जब जानकारी मिलती है, तो भारत की वैल्यू ना कहीं जो जब अब सबसे पीछे थी उठकर सबसे पहले आ गया। ठीक है, और भारत की जो वैल्यू थी, जो दृष्टिकोण था, भारत को देखने का जो तरीका था, उसमें लोग जो है ना वाहवाही करने लगे भारत के संदर्भ पे। क्योंकि बाकी सभ्यताओं को आप कंपेयर करेंगे, जैसे मिस्र की सभ्यता, नील नदी के तट पर जो मिस्र की सभ्यता पाई गई है, वो भी एक ग्रामीण और शहरी दोनों तरीके से विकास को दिखाती है। सुमेरियन सभ्यता, ठीक है, दफला नदी के किनारे, याद रखिएगा, दजला जो नदी है, दजला नदी है, याद रखिएगा, इस नदी के किनारे आपको सुमेरियन सभ्यता की जानकारी मिलती है, ईरान के क्षेत्र में। ठीक है, उसी प्रकार आपके हांगवो सभ्यता, इसको बोलते हैं हांगवो सभ्यता, ये चीन की सभ्यता है। ठीक है, इसको चीन की सभ्यता कहते हैं। तो अब समझिए, इतने सारे सभ्यताओं के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता अब कंपटीशन के लिए तैयार हो चुका था। ठीक है, जहां पर हमें अभी तक यह समझा जाता था कि भारत की सभ्यता या भारत का जो विकास है वो कुछ नहीं है, तुच्छ है। ठीक है, यानी वैल्यू जीरो। लेकिन वही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होने के बाद भारत को इतना ज्यादा वैल्यू मिल गया कि वो जो है बाकी सभ्यताओं के साथ लिस्ट में खड़ा हो गया आकर। ठीक है, तो भारत की वैल्यू जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बाद एक अद्वितीय हो गई। क्यों? क्योंकि भारत में जो लोग, और खासकर देखिए, जब हम वैदिक सभ्यता को देखते हैं तो ये ग्रामीण सभ्यता है, विलेजियर सभ्यता, और वही जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं तो वो एक शहरी सभ्यता है, याद रखिएगा। यानी सिटी के तरीके से उसको डेवलप किया गया था, वहां पर पूरी तरीके से जो सोच समझ करके एक पूरे सिटी को डेवलप किया गया था। उसमें सड़क, यानी सड़क जो था, रोड था, उसके प्रॉपर 90 डिग्री में एक दूसरे को काटने की संभावना, ठीक है, प्रॉपर तरीके की। ठीक है, और उसी के साथ जो है नाली, यानी कि जल निकासी जो है, ड्रेनेज सिस्टम जिस तरीके से डेवलप किया गया था, वो सब चीज सोच समझ के बनाया गया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझिए कि अगर हम कंपेयर करते हैं बाकी सभ्यताओं से, तो सभ्यता में ये काफी आगे ऊपर आ जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक एग्जाम्पल समझाता हूं। आप सभी कोई, आप अगर ये समझ के देखिए कि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो आप में से कोई एक व्यक्ति बताता है कि सर ऐसा प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन बाकी लोग उतना उस आइडिया को सोच भी नहीं पाते। ये वही कंपेयर है जिसमें बाकी सिविलाइजेशन को अगर आप कंपेयर करते हैं, तो वो सिविलाइजेशन आपको दिखाएगा कि जब कोई व्यक्ति अपने आसपास, जैसे हम देखते हैं कि किचन, हम गए, किचन में खाना बनाया, हमने खाना बनाया, तो सब्जी जब बनाते हैं तो काफी ज्यादा हम क्या करते हैं, कचरा भी करते हैं उसमें। उस कचरा को साफ करने की प्रणाली क्या है? कुछ नहीं। लेकिन वही हमारे सिंधु घाटी सभ्यता ने जो है एक प्रकार से दिखाया कि जिस सभ्यता को हम डेवलप कर रहे हैं, उस सभ्यता जब वो डेवलप हुई तो उसके आसपास होने वाले जितने भी ड्रेनेज सिस्टम थे उसको डेवलप कर दिया उन्होंने। ठीक है, नालियां कुछ इस प्रकार से बनाई गई कि सड़क के किनारे आपको किनारे खुलने वाली नालियां बनाई गई, और जमीन के नीचे बनाई गई थी। वो जमीन के ऊपर नाली नहीं दिखता था, नाली ढका हुआ था और अंदर से चलता था ये ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, उसी प्रकार वहां पर अन्नागार जो है, ठीक है, फूड फैसिलिटी के जो डिपॉजिट करने के लिए जो है वहां पर प्रॉपर तरीके का
अलग अलग इमारत बनाया गया, ठीक है। तो अलग अलग जो बिल्डिंग्स हैं, इमारत हैं, घर हैं, हाउस हैं, या जितने प्रकार के जो टाइप्स आप उनके पैटर्न हैं, उन पैटर्न को आप देखेंगे तो बाकी सिविलाइजेशन से बिल्कुल अलग है और काफी ज्यादा एक तेज दिमाग को दर्शाता है उस समय के लोगों का, ठीक है। यही कारण है कि बाकी सिविलाइजेशन के समय जो है इस सिविलाइजेशन को काफी ऊपर रखा गया, ठीक है। अब देखते हैं, वापस आते हैं, अब मैं उस कहानी को वापस करता हूं। देखिएगा, तो 1800 के समय के बाद जो है, याद रखिएगा कि अंग्रेजों को चाहिए था कि भारत से जो है किसी माध्यम से कच्चा माल यहां से लेके जा सके, रॉ मटेरियल को किसी माध्यम से लेके जा सके। और बात आई क्या, बात आई रेलवे ट्रैक बिछाने की, ठीक है। अब जब रेलवे ट्रैक बिछाने की बात आती है, याद रखिएगा 1826 का समय है, और 1826 में सबसे मुख्य काम किया गया कि पाकिस्तान के क्षेत्र से, ठीक है, लाहौर से, ठीक है, एक रेलवे ट्रैक बिछाने की जानकारी मिलती है, ठीक है। और यहीं पर जो है यहीं पर आपको सबसे पहले जो है इसके इतिहास की जानकारी मिलेगी। अब देखिए, जब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं ना, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के लिए पहले मैं एक थोड़ा सा इतिहास की जानकारी देता हूं आपको, इसका हिस्टोरिकल टाइम क्या है। ठीक है, तो देखिए समय है 1826 का, 1826, ठीक है। और इस समय जो है चार्ल्स मैसन व्यक्ति का नाम है, याद रखिएगा, चार्ल्स मैसन, ठीक है, चार्ल्स मैसन। यानी इसने जो है सबसे पहली बार जो है इसको, आप समझ लीजिए एक तरीके से प्रोजेक्ट मिला या फिर नहीं मिला, लेकिन इन्होंने क्या किया था, याद रखिएगा, ये पाकिस्तान के दौरे में गए हुए थे, ठीक है, ठीक है। अब ये जो चार्ल्स मैसन है, ये पाकिस्तान के दौरे पे गए, और दौरे पर जाने के बाद जो है, देखिए अब जब दौरे पे गए तो दौरे पे जाने के बाद इनको वहां पर कुछ बेसिक जानकारी मिली। अब ये जानकारी कैसी थी, जानकारी ये थी कि यहां पर इनको लगा कि यहां पर पाकिस्तान का जो क्षेत्र था, पाकिस्तान से भारत के मध्य जो है इस प्रकार से रेलवे ट्रैक बिछाना था, ठीक है। तो उसके लिए क्या पहुंचे, ये सर्वे के लिए। तो सर्वे के लिए कौन पहुंचा था, चार्ल्स मैसन पहुंचा था 1826 में, ठीक है। जब ये जो है व्यक्ति चार्ल्स मैसन जो है पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तान के इस क्षेत्र का सर्वे किया, तो सर्वे पे इनको कुछ अंदाजा हुआ कि यहां आसपास जो है कुछ प्रकार के ऐसे, ठीक है, ऐसा नहीं कि यहां पर घर ऐसे ऊपर बना हुआ था, ठीक है, ऐसा था कि यहां पर जो एरिया था, जैसे देखिए आप जब कभी भी किसी क्षेत्र को देखते हैं, उस क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, उसको नजरिया से देखेंगे, तो अगर आपको लगा कि उस क्षेत्र में पहले भी कोई लोग रहते थे यहां पर आसपास, तो उस क्षेत्र का जो जो वहां पर जो समय है या उस जगह को बोलेंगे, तो वहां पर देख के बताया जा सकता है कि हाँ यहां पर पहले कोई रहता था या फिर नहीं रहता था, या जंगल वाला एरिया था, ठीक है। तो जब चार्ल्स मैसन वहां पहुंचे तो उनको लगा कि इस क्षेत्र में जो है यहां पर कोई आसपास रहता था, या ये पूरा का पूरा कोई सभ्यता या सिविलाइजेशन था, उनको लगा ऐसा, उनको आशंका आई ऐसा, ठीक है। तो ये जो है अपने जर्नी में, याद रखिएगा, विशेष तौर पर किसने, चार्ल्स मैसन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, नैरेटिव द जर्नी, याद रखिएगा, नैरेटिव ऑफ जर्नी, याद रखिएगा, नैरेटिव ऑफ जर्नी, ठीक है। तो इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, नैरेटिव ऑफ जर्नी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ल्स मैसन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसने सबसे पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसमें दी है, नैरेटिव ऑफ जर्नी में दी है। और इसने सर्वे या दौरे पर गया हुआ पाकिस्तान और भारत के मध्य जो है रेलवे ट्रैक के बारे में इसकी जानकारी देता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस समय को, ठीक है। तो टाइम जोन है आपका 1826 का, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक व्यक्ति है, याद रखिएगा, जिसका नाम है ब्रंटन बंधु, ठीक है, ब्रंटन बंधु। अब देखिए ब्रंटन बंधु जो है इस समय पहुंचते हैं कहां पर, सेम वही जगह पर, क्योंकि इन्हीं दोनों को, ब्रंटन बंधु जो है, याद रखिएगा, इसमें दो भाई हैं, ठीक है। ब्रंटन बंधु का मतलब ब्रंटन ब्रदर कहते हैं इनको, ठीक है, ब्रंटन ब्रदर, ठीक है। तो ब्रंटन ब्रदर जो है दो भाई हैं, याद रखिएगा, एक का नाम जेम्स है और एक का नाम विलियम है, ठीक है, जेम्स और विलियम, याद रखिएगा। तो जेम्स और विलियम को क्या मिला था, अब इसी को जो है इस प्रकार से समझिए कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जो रेलवे ट्रैक बिछाना था, ठीक है, तो ये काम किसको दिया गया था, ब्रंटन बंधु को दिया गया था, ठीक है। और जब ये काम कर रहे थे, याद रखिएगा, तो काम करने के दौरान जो है ना, इनको क्या हुआ, जैसे देखिए एक एग्जांपल समझिएगा, पहले के जो रेलवे ट्रैक हुआ करते थे वो लकड़ी पर बिछाए जाते थे, ईंटे पत्थर नहीं हुआ करते उस समय, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा पहले का, अगर आपको कोई भी कुछ याद हो तो आपको बता दूं, लकड़ी के मोटे मोटे जो तख्ते हुए करते थे लकड़ी के, उसके ऊपर जो है रेलवे ट्रैक बिछाया जाता था पहले के, ठीक है। अगर आप कभी भी कुछ पुराने रेलवे ट्रैक्स को देखेंगे तो आपको ये जानकारी मिलेगी कि जो रेलवे ट्रैक होता है इस प्रकार से, ये रेलवे ट्रैक है, तो इसमें एक जो है मोटे मोटे इस प्रकार के लकड़ी के तख्ते लगाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे लगाए जाते हैं लकड़ियों के, ठीक है।
तो ब्रंटन बंधुओं ने अपने मजदूरों को, लेबर को कहा कि आसपास की लकड़ी या फिर कुछ ऐसे मजबूत चीजें ले आइए आप लोग, जिससे पटरी को बिछाया जा सके। और पटरी बिछाने का काम चालू हो गया। ठीक है, तो जब पटरी बिछाने का काम चालू हुआ और लेबर जो है आसपास के क्षेत्र में, ठीक है, आसपास के क्षेत्र में गए, और क्योंकि देखिए लकड़ी ऐसा नहीं था कि वहां पर कटिंग करके पूरा लकड़ी सेट कर रहे हैं प्रॉपर, ऐसा नहीं था। तो इसके लिए क्या किया गया, उन्होंने जो आसपास के लेबर थे उन्होंने देखा कि दूर दूर से वो कहीं से ईटा उठा के ले आ रहे हैं, ईट। ठीक है, तो ब्रिक्स जो होता है, ईट जो होता है, उसको उठाकर लेकर आ रहे हैं और इसमें रेलवे पटरी के बीच में लगाते जा रहे हैं। ठीक है, ब्रंटन बंधु सोच रहे हैं कि इस ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर सूखा है, कुछ है नहीं, ये अचानक से ईट कहां से लेकर आ गए। ठीक है, तो ये इसकी शुरुआत होती है याद रखिए, जिससे हमें ये पता चलता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है, इसकी शुरुआत या उसकी जानकारी हमको यहां से मिलना चालू होता है। इससे पहले जो चार्ल्स मेसन ने किया था वो सिर्फ अंदाजा लगाए थे कि यहां पर जो है किसी प्रकार का सभ्यता तो था। ठीक है, यहाँ कोई ना कोई रहता था, ऐसा जहां पर देखकर आप भी बोल सकते हैं हाँ यहाँ कोई रहता था या कोई नहीं रहता था, है ना। अब मान लीजिए कहीं पर पिकनिक मनाने जाते हैं तो आप कहीं पर आग जला के हमारे से पहले यहाँ किसी ने बनाया है पिकनिक, ऐसा बोल देते हैं, है ना। तो वही सेम चीज समझिएगा कि चार्ल्स मैसन ने यही किया था कल। ठीक है, तो अपने इस पूरे जानकारी को नैरेटिव ऑफ जर्नी में उसने बताया। फिर जब ब्रंटन बंधुओं को जब ये प्रोजेक्ट मिला, याद रखिएगा, रेलवे ट्रैक बिछाने का, तो ये प्रोजेक्ट में इन्होंने लेबर को भेजा और लेबर जो है कहीं कहीं से ईटा निकाल के लाने लगे। ठीक है, और जब ये ईटा निकाल के लाने लगे तो इनको जानकारी मिली पहली बार कि इस क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र में कोई सभ्यता या सिविलाइजेशन रहा करती थी और ये सभ्यता की जानकारी मिलती है। यानी कि अब इस सीक्वेंस को याद रखिएगा 1826 का, और फिर उसके बाद ब्रंटन बंधु की जानकारी मिलती है। तो यहां पर उसने पहली बार जो है जेम्स और विलियम्स ने सभ्यता की जानकारी दी, यानी पहली बार जो है इंट्रोड्यूस कराया गया किसके द्वारा, जेम्स और विलियम्स के द्वारा। ठीक है, तो जेम्स और विलियम की जानकारी जो है इस समय में जो दी गई है याद रखिएगा। ठीक है, तो ये समय आपका होता है 1856 में। ठीक है, 1826 1856 में। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा 1856 के बाद जो है, ठीक है, 56 के बाद जो है, ठीक है, जब इन्होंने काम किया, रेलवे ट्रैक बिछाया और ये जानकारी जब मिलती है, तो इस समय याद रखिए, देखिए दो व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा, एक है अलेक्जेंडर कनिंघम और दूसरा है जॉन मार्शल। ठीक है, ये दोनों जो है ना हमारे यहाँ के सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि अंग्रेज थे ये, लेकिन इन्होंने जो है ना आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है भारत को जाना, मतलब बताने में। देखिए मान लेते हैं हम उसको ऐसा कुछ समझते हैं, देखिएगा एक ऐसा कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा जैसे कि मान लीजिए आपको तो ये बात पता है कि अंग्रेजों ने जो है हमारे साथ बहुत गलत किया, हमारे पैसे लूटे, हमारे कच्चा माल उठा कर ले गए एक तरीके से, लेकिन ये दूरवर्ती था। दूरवर्ती का मतलब क्या है, होता है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मारना है, आप मान लेते विलन है आप, ठीक है, और किसी व्यक्ति को मारना चाहते हैं, ठीक है, तो एक दिन में मार दिया, आज गए मार दिए, बात खत्म हो गई, तो आपको बुरा नहीं बोला जाएगा। क्यों नहीं बोला गया, क्योंकि आपने उसको दुख दिया, जो भी किया, एक दिन में मार दिया है। लेकिन आप क्या करते हैं, डेली इंजेक्शन लगाते हैं उसको, ठीक है, और डेली डेली मारते हैं, डेली डेली उसको प्रताड़ित करते हैं, डेली डेली नुकसान पहुंचाते हैं, फिर आप सबसे ज्यादा क्रूर हैं। और अंग्रेजों ने यही किया एक्चुअल में। ठीक है, भारत को एक बार में नहीं लूटा है, ठीक है, भारत को धीरे धीरे करके लूटा है और लंबे समय तक लूटे हैं। ठीक है, तो ये कैसा तरीका था, तरीका ये नहीं था कि आपके घर का सामान लूट लिया गया, ऐसा नहीं लूटा गया। एक्चुअल में लूटा गया आपको मानसिक रूप से, जो कि आपका मेंटल जो पावर था वो पूरे तरीके से तोड़ दिया गया, आपका एजुकेशन लेवल तोड़ दिया गया, आपके जो कल्चर था वो तोड़ दिया गया, आपके बहुत सारी चीज़ों को तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया। तब एक इंसान जो है ना सबसे ज़्यादा टूटता मरने से नहीं है, वो अपने जीवन के उन लयों से तोड़ता है जहां पर उसके परिवार के साथ, उसके पूरे जीवन के साथ, जो उसका पूरा क्षेत्र है उसके साथ दुर्घटनाएं होती हैं तब। ठीक है, तो अंग्रेजों ने ये किया। अब देखिए इसी आधार पर ना कुछ ऐसे अंग्रेज भी थे जो भारतीयों को यह दर्शाना चाहते थे कि भारत के क्षेत्र में क्या पावर है, एक्चुअली भारत का पावर क्या है। ठीक है, तो जैसे मैकाले ने शिक्षा पद्धति लाई यहाँ पर, ठीक है, लॉर्ड मैकाले का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, लेकिन उसी के तहत जो है दो व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा, एक है अलेक्जेंडर कनिंघम और दूसरा है जॉन मार्शल। ठीक है, अब अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में एक बात बता दूं मैं आपको, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, इसे जो है पुरातत्ववेदा, भारत के पुरातत्व का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है याद रखिएगा, भारत के पुरातत्व विभाग का महानिदेशक, डायरेक्टर ऑफ जनरल, ठीक है, निर्देशक, यही बनाया था। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इसी ने सबसे पहली बार जो है भारत में बंगाल में स्थापित किया था। क्या, तो ध्यान रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम के समय जो है इसी को पुरातत्व या आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का हेड कहा जाता है, और साथ ही साथ क्या कहा जाता है, फादर यानी जनक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा भारत के पुरातत्व
का जनक कहलाता है ये, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसने भी इस बात पे ध्यान दिया, अब इसको भी तो पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ हुआ है, तो अब इसके कान खड़े होंगे, है ना। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या किया, याद रखिएगा, इसने जो है प्रयास किया उस बात को जानने का, ठीक है, ब्रंटन बंधुओं से, परंतु इसके समय में खासकर 1856 के समय जो है 53 से 56 के समय इसने भी प्रयास किया कि मुझे कोई जानकारी मिल जाए, लेकिन इसने भरसक प्रयास नहीं किया, यानी अपने प्रयास या अपने प्रैक्टिस में उस लेवल तक को टच नहीं किया जहां पर इसको जानकारी मिल जानी चाहिए थी, ठीक है। तो इसका जो टाइम जो है याद रखिएगा वो है 1853 से लेकर 1856 तक का, इसने भी प्रयास किया, 56 तक में इसने भी प्रयास किया, ठीक है। लेकिन अंततः याद रखिएगा इसके बाद एक व्यक्ति है जिसने जैसे ही कमांड संभाला, किसका, पुरातत्व विभाग का, ठीक है, जिसका नाम है जॉन मार्शल, याद रखिएगा, ठीक है। तो जॉन मार्शल जो है भारत के, जॉन मार्शल, ठीक है, याद रखिएगा, जॉन मार्शल ने जैसे ही ये महानिदेशक बने, ठीक है, तो जैसे ही भारत के महानिदेशक बने, किसके, पुरातत्व विभाग के, ठीक है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जैसे ही ये महानिदेशक डायरेक्टर ऑफ जनरल बने, याद रखिएगा, तो इन्होंने क्या किया, खोज प्रारंभ किया, और यहीं पर याद रखिएगा इसके सहयोग के लिए दो व्यक्तियों का नाम जाना जाता है, ठीक है। एक है आपका दयाराम साहनी, ठीक है, नाम याद रखिएगा दयाराम साहनी, और दूसरा नाम है राखलदास बनर्जी, ठीक है। और इस तरीके से जो है पहली बार जो खोज हुई, याद रखिएगा, वो खोज हुआ था 1921 में और 1922 में, ठीक है। तो अब ये समझिए कि भारत से कौन शामिल था इसमें, दयाराम साहनी, ठीक है, और इसके इस समय महानिदेशक कौन था, तो जॉन मार्शल था, ठीक है। और इस तरीके से जो है सिंधु घाटी सभ्यता की पहली बार खोज हुई है। तो खोज आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसकी जानकारी ले पाते हैं। तो पहले नंबर पे याद रखिएगा कौन आया था, जॉन। तो याद रखिएगा सबसे पहले जो है ना चार्ल्स मैसन जो है 1826 में इसकी जानकारी देते हैं, कहां पर, नैरेटिव ऑफ जर्नी में, ठीक है, कि कहीं पर कोई सभ्यता है या कोई लोग रहते थे यहाँ पर जो काफी पुराने टाइम के हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रंटन बंधु वहां पहुंचते हैं, और वो काम देखिए खोजने नहीं पहुंचे वहां पर, वहां किस लिए पहुंचे हैं, रेलवे ट्रैक के प्रोजेक्ट के लिए पहुंचे हैं। और इसी बीच में जो है ना मजदूर जब ईंट उठा के लाते हैं वहां पर और देखते हैं ईंट कहां से आ रहा है, क्योंकि उस समय जो है ना ईंट बनाने की परंपरा जो है ये मिड टर्म में थी, ईंट जनरली नहीं बनता था। क्यों, क्योंकि भारत का जो इतिहास है वो तो ये बोलता है ना कि झोपड़ी में रहते हैं हम, क्योंकि हमारे यहाँ जो है कच्चे मिट्टी वाले घर बहुत ज़्यादा जानकारी में है, ठीक है। आश्रम जानकारी में है कि हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति क्या थी, आश्रम की थी, ठीक है। रहते कहाँ थे, आश्रम में थे, ठीक है। राजा महाराजा वाला क्षेत्र हुआ करता था, तो वहाँ पर तो कोई राजा महाराजा की जानकारी नहीं, प्रॉपर नहीं मिलती। तो ऐसे में जो है जब ये ईंट वहाँ पर तक पहुँचा तो एक सभ्यता की जानकारी यहाँ पर बेसिक्स मिलने लगी। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसी समय, देखिए ये टाइम जोन देखिए 53 से 56, तो इन दोनों में इंटरकनेक्शन मिलता है एक बार, ठीक है। 1856 का जो कनेक्शन है वो मिलता है दोनों के बीच में, ब्रंटन बंधु और अलेक्जेंडर कनिंघम के मध्य, ठीक है। तो इसने भी प्रयास किया लेकिन बहुत अच्छा प्रयास नहीं किया, जिससे इस समय जानकारी नहीं मिल पाती है, ठीक है। अब ये समय जब देखिए लगभग 50 साल बीत जाता है और ये समय आता है 1921 का, और भारत जो है अब 1900 के बाद का टाइम देख रहा है। तो भारत में इस समय जो है दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी के अलावा और भी काफी लोग थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने का प्रयास किया, लेकिन सफलता किसको मिली है, दयाराम साहनी को मिला, ठीक है। और दयाराम साहनी जो है किसके साथ मिलकर, महानिदेशक जॉन मार्शल के साथ मिलकर पहली बार ये खोज को प्राप्त करते हैं। और पहली बार जो है सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखिएगा, इसको इंट्रोड्यूस किया गया कि यहां पर कोई सभ्यता थी, और वो कैसी थी, सिटी की सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, ठीक है। और इस तरीके से शहरी सभ्यता की जानकारी मिलती है। और जैसे ये छपता है पेपर में, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई है, नई सिविलाइजेशन का पता चला है, सारे लोगों का कान खड़ा हो जाता है, ठीक है। अंग्रेज उधर, मिस्र के लोग उधर अलग, सभी रोमानिया जो जितने भी लोग हैं, रोम वाले जितने लोग हैं, ठीक है। अब सभी लोगों ने अपनी बातें रखना चालू कर दी। हो सकता है हम लोग गए होंगे, हमारे पूर्वज यहाँ गए होंगे तो हम ऐसा किए होंगे, हो सकता है ऐसा हुआ होगा। तो इसको ना दो बातों से देखा गया कि विदेशी लोग जो है विदेशी स्थिति को ला रहे थे, यानी जो फॉरेनर थे हमारे लिए, उन लोगों ने बोला कि हम पहुंचे थे, हमारे पूर्वज पहुंचे होंगे, तो इसलिए ये सभ्यता शहरी है, वरना भारतीयों को कहाँ आता है ऐसा घर बनाना, ठीक है। भारतीय जो इतिहासकार थे इन लोगों ने बोला कि नहीं, ये जो उपज है इनकी, ओरिजिनेट है, इनका ओरिजिनेशन है यहाँ पर, वो देसी होना चाहिए, ठीक है, लोकल है। तो लोकलिज्म की बात भी यहाँ पर बताई गई, और इसको दो प्रकार से देखा गया, एक विदेशी के तौर पर और एक देसी के तौर पर, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता देसी विदेशी दोनों बना हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। अब समझिए इसकी आगे कहानी को मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब देखिए जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में आप पहुंचते हैं ना, तो पहले तो आप इसका एरिया समझिए, उसके बाद फिर आगे की कहानी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले तो देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में
सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में याद रखिएगा पहले तो एक बात कि सिंधु घाटी सभ्यता जो हमें प्राप्त हुआ है या जो उस जगह को हमने देखा, इसमें कितने सारे एरिया, ठीक है, कितने सारे क्षेत्रफल, कितने सारे एरिया जो है ये बटे हुए हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा, सोच कर देखिए, ये अगर हम सभ्यता बोलते हैं ना, और सभ्यता हमारे दिमाग में क्या आता है, भारत का एक नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है और उसमें छोटा सा एरिया जो है सभ्यता था, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये बात सोच के देखिए कि आपका छत्तीसगढ़ कितना बड़ा है, छत्तीसगढ़ बेसिकली अगर हम कंपेयर करें छत्तीसगढ़ को तो दिखेगा हमको कि हम एक बड़े क्षेत्रफल में नहीं रहते। भले ही हम बोलते हैं कि भारत के 10वें राज्य के बराबर जो है हम वैल्यू कर रहे हैं, 9वें राज्य के बराबर वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है, 9वें राज्य के बराबर है हम बड़े के मामले में, ठीक है। लेकिन कंपेयर कीजिए कि वो कितने राज्य में फैला हुआ था। तो देखिए आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उधर पाकिस्तान का भी एरिया है, फिर अफगानिस्तान का एरिया है। बताइए, हमसे तो बड़ा ही था राज्य में, एक पूरा सिविलाइजेशन अगर आप देख रहे हैं तो राज्य में हमसे बड़ा था, तो कहीं ना कहीं हमसे बड़ा क्षेत्रफल कवर कर रहा है वो, ठीक है। अब उस कंडीशन में आपको एक बेसिक बात बताता हूं मैं आपको कि भारत में जो उसके साक्ष्य मिले, एविडेंस मिले हैं भारत में, वो लगभग 950 स्थानों के मिले हैं। भारत में ऐसे प्लेस की संख्या कितनी है, 950 है, जहां पर ये सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिलती है, 950, ठीक है। वही अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान के बाद लगभग समझिए 75 स्थानों की जानकारी मिलती है, 75, ठीक है। और वही अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में लगभग 10 से लेकर 12 स्थानों की जानकारी मिलती है। टोटल ऐसे 1000 क्षेत्र हैं, याद रखिएगा, जहां पर इन सब की जानकारी मिली है हमको, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी याद रखिएगा, जो प्लेस हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए, ये सारे प्लेस आते हैं इसमें, ठीक है। अब इसके बाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता के थोड़े से मैं आपको एरिया बताता हूं, देखिएगा, फिर उसके बाद आगे कहानी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा चलिए, इस मैप को देख पा रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं ना मैप को? देखिए ये जो मैप है, ठीक है, इस मैप पे पहले तो मैं एक लाइनिंग कर देता हूं जिस पे आप ये बात समझ पाए कि यहां पर नदी कहां पर है, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको यहां से, ठीक है, और यहां से ये नदी निकलकर इस तरीके से प्रवाहित होती हुई यहां पर समाप्त होती है अरब सागर में, ठीक है। ये है आपका सिंधु नदी का क्षेत्र, ठीक है, ये सिंधु नदी है, याद रखिएगा। अब सिंधु नदी का जो क्षेत्र है आपका, और ये भारत का मैप, यहां से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां से ये भारत का मैप है, ठीक है, इस तरीके का, क्योंकि ऊपर का हिस्सा अगर नहीं दिख रहा था तो दिक्कत आएगा, ठीक है। अब ये भारत का मैप है, समझिए, और यहां से देखिएगा ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कौन सा हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा ऊपर दिख रहा है आपको, ये वाला ऐसा, ये अफगानिस्तान का है, यहां से अफगानिस्तान है ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये पाकिस्तान है और ये आपका इंडिया है, ठीक है। अब इस बात को समझिएगा, ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है यहां से लेकर इस तरीके से, ये इंडिया का हिस्सा हो गया। अब देखिए सबसे पहले तो ये समझिएगा कि इसका जो क्षेत्र है या इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या एरिया आ जाता है। तो देखिए यहां से अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर भी एक नदी है, यहां से एक नदी निकलती है, और ये नदी जो है इस तरीके से बहते हुए सिंधु नदी में जाती है, ठीक है। तो जो सबसे पहली खोज हुई थी उसको हम समझते देखिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जब हम बोलते हैं ना तो उसके अंदर सारी सिविलाइजेशन आ जाती है। लेकिन जब मैं बोलूंगा हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, तो याद रखिएगा सबसे पहली बार जो जगह खोज हुई थी वो हड़प्पा की हुई थी, ठीक है। तो हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं मांडा, ठीक है, जगह का नाम क्या है, मांडा, ठीक है। ये अखनूर जिला के अंतर्गत आता है मांडा क्षेत्र, ठीक है। और ये चिनाब नदी के तटीय क्षेत्र में आता है, चिनाब नदी के, ठीक है। उसके बाद यहां पर आएंगे आप, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, इसको कहते हैं सुदके गेंडोर, ठीक है, सुदके गेंडोर, ठीक है, बोलकर जरूर देख लीजिएगा क्योंकि याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सुदके गेंडोर याद रखिएगा, बलूचिस्तान वाला एरिया है सुदके गेंडोर, ठीक है। सुदके गेंडोर, और यहां से देखिएगा ये वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं हम लोग दैमाबाद, ठीक है, महाराष्ट्र का दैमाबाद वाला हिस्सा। और यहां पर आएंगे आप तो ये है आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा, बरेली वाला क्षेत्र, याद रखिएगा, ठीक है। तो
अगर इस एरिया को अगर आप देखें तो प्रारंभिक समय से आपको एक बात समझ में आएगी कि यहां से लेकर उत्तर प्रदेश का हिस्सा ऐसा, फिर यहां से आपका, अच्छा हमने ज्यादा दूर बना दिया, बिहार पहुंचा दिए, थोड़ा सा और पास कर लेते हैं, क्योंकि इसकी जो श्रृंखला है ना, इस श्रृंखला को भी याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी श्रृंखला एक्चुअल में किस आकृति की है, इसका जो एक्चुअल मैप है वो किस एंगल जैसा दिखता है, याद रखिएगा, तो ट्राइंगल में। ठीक है, तो ट्राइंगल में क्यों, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक आपको दिख रहा है स्क्वायर शेप में दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में स्क्वायर शेप नहीं है, ये है आपका ट्राइंगल। इसको ऐसा करके बीच से लेते हुए थोड़ा सा राउंड शेप में ऐसा लेते हुए ऐसा लिया जाता है, ठीक है, यूपी के साथ, और ये सुटके गेंडोर वाला हिस्सा हो गया। ठीक है, तो अब इतने ही एरिया में जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता डेवलप है, याद रखिएगा। यानी अगर आप देखेंगे तो आप बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ से कहीं ज्यादा बड़ा है ये, है ना। तो इसका मतलब समझिए कि एक सिविलाइजेशन था जो यहाँ पर जीवन जी रहे थे और काफी लंबे समय तक यहाँ पर इन्होंने लाइफ बिताया अपना, और उसके बाद जो है समाप्त हो गए। ठीक है, इसी सिविलाइजेशन को आपको पढ़ना है, याद रखिएगा, इसी को कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, एक एक करके समझेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लिए बेसिक स्ट्रक्चर को समझा कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है, सबसे पहला चीज, और उसके बाद हमने जाना कि कितने क्षेत्र में इसका विस्तार है, फैला हुआ है। ठीक है, तो अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर कि कहां से कहां तक इसका विस्तार है, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिएगा इसका नामकरण पहले पढ़ते हैं, यानी कि इसका नाम कैसे पड़ा है। ठीक है, तो नामकरण में देखिएगा सबसे पहले, ठीक है, तो इसका नाम कैसे पड़ा है, यानी कि इस जगह का नाम कैसे हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम होने का कारण क्या है, पहले क्योंकि सिंधु नदी के तटीय क्षेत्र में विस्तृत था। ठीक है, तो पहला नाम क्या है, सिंधु घाटी, इंडस वैली। ठीक है, तो पहला नाम पड़ा है, याद रखिएगा, इंडस वैली या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, पहला नाम पड़ा। और कोई नाम बताएगा इसमें, और क्या क्या नाम पड़ा इसका, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, और नहीं, ऐसे हर जगह का नाम ऐसे करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो सभ्यता नहीं बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को पहली बार खोजा गया था इसलिए उसका नाम रखा गया है, ये बात सही है, लेकिन मोहनजोदड़ो सभ्यता नहीं बोलते इसको। ठीक है, वरना फिर बोलेंगे आप ये आपका कालीबंगा सभ्यता, फिर रंगपुर सभ्यता, ऐसा तो अलग हो जाएगा ना, इसलिए सिर्फ नाम तो एक ही पड़ा है इसका, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, या सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अलावा और क्या बोलते हैं ये बताइए। नहीं, वो तो उपाधि हो गया ना, नाम नहीं है, उपाधि है वो। उपाधि देखिए, मृतकों का टीला का मतलब ये है कि वहां पर जो है ना अधिक से अधिक क्या है, मृतकों को दफनाया गया है। ठीक है, तो ये आपका मोहनजोदड़ो को बोलते हैं, उपाधि है उसका, नाम नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा इसे क्या क्या नाम से जानते हैं, पहले आपको डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा इसको जो है सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, और वर्तमान में ये बहुत फेमस हो रहा है ये नाम, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वर्तमान में सरस्वती सभ्यता के बारे में जानकारी मिलेगी। आप जब आगे पढ़ेंगे ना या कभी आप सुनेंगे तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे ना तो यहीं से एक नदी बहती थी जिसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इस क्षेत्र में एक नदी बहती थी यहाँ पर, तो ये जो है सरस्वती नदी के बारे में है। ठीक है, और आज भी वैज्ञानिक जो है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन लोग जब यहाँ पर खोजे तो उनको जो है एक नदी के पूर्व होने की जानकारी मिलती है। यानी यहाँ पर जो है पहले एंशियंट टाइम में एक नदी बहती थी जिसका सड़क केवल बच गया है। जैसे देखिए नदी कहीं पर से बही होगी तो वहाँ का अगर पानी सूख गया होगा तो अभी भी वो मैदानी जैसा आकृति बना के छोड़ेगा, रेत और पत्थर आसपास के क्षेत्र में। तो उसी प्रकार की जानकारी मिलती है सरस्वती नदी के बारे में। ठीक है, तो इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि यहाँ पर पहले सरस्वती नदी हुआ करती थी और इस नदी के तटीय क्षेत्र में जो है अधिकांशतः लोग बसे हुए थे, इसलिए इसको सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सरस्वती सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, इसके अन्य नाम पे देखिएगा कौन कौन से और नाम आते हैं इस पे। ठीक है, देखिएगा तो पहला आपका सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है आपका हड़प्पा सभ्यता, और तीसरा आपका सरस्वती सभ्यता। ठीक है, तो सरस्वती नदी के पास होने के कारण। अब चौथा है जो याद रखिएगा कांस्ययुगीन सभ्यता। मैंने क्या बताया था अभी आपको, शायद 2 दिन पहले ही बताया होगा। ठीक है, तो ये जो कांस्ययुगीन सभ्यता है बेसिकली ब्रॉन्ज एज को दर्शाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ब्रॉन्ज एज को दर्शाता है। जो ब्रॉन्ज एज जो टाइम था, कांस्ययुगीन का मतलब होता है ब्रॉन्ज एज। ठीक है, इरा। तो ये जो कांस्ययुगीन सिविलाइजेशन है या ब्रॉन्ज एज जो आपका सिविलाइजेशन है बेसिकली, यह उसको भी दर्शाता है। यानी इस समय के लोग जो है अपने जीवन के लिए अधिकांशतः जिस वस्तु का प्रयोग कर रहे थे वो क्या था, कांस्य था। ठीक है, कांसा सभी जानते हैं, कांसा। ठीक है,
तो तांबे और टीन को मिलाकर, ठीक है, तांबा यानी कॉपर और टीन को मिलाकर क्या बनाया जा रहा था, कांसा बनाया जा रहा था, और इस तरीके से कांसा बना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कांसा किससे बनता है, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस समय के लोग क्या बना रहे थे, कांसे से सारा चीज जो है बनाया करते थे। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा पहली नगरी सभ्यता, इसे नगरी सभ्यता कहते हैं, ये तो भूलिएगा ही मत। ठीक है, पांचवा है नगरीय सभ्यता, नगरी सभ्यता। ठीक है, तो ये एक प्रकार का ऐसा सिविलाइजेशन याद रखिएगा जहां पर नगर बसाया गया था। ठीक है, और ये नगर जो संबंधित याद रखिएगा एक प्रॉपर सिटी एरिया से जैसा प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो आप जो ये नगर देखते हैं याद रखिएगा, तो इसका विस्तार जो है इस प्रकार से दर्शाया गया। तो ये 5 नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, उसके अलावा सरस्वती सभ्यता, और उसके अलावा जो है कांस्ययुगीन सभ्यता, और उसके बाद जो है नगरी सभ्यता। ठीक है, तो ये सभी नाम आते हैं, याद रखिएगा 5 नाम है इसके नामकरण के अनुसार। ठीक है, अब इसका काल का निर्धारण थोड़ा समझिएगा कि इस समय का काल का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो मैंने बताया आपको कि कम से कम 4 लोगों के काल का निर्धारण। अब काल का निर्धारण क्या है, बेसिकली इसके टाइम जोन को फिक्स किया गया कि किस टाइम से किस टाइम तक के टाइम जोन को हम यहाँ पर मानेंगे। ठीक है, तो इसका काल निर्धारण कहलाता है ये। ठीक है, तो देखिएगा काल निर्धारण के अंतर्गत जो है ठीक है, ये किस एरे का समय है या फिर किस टाइम जोन का समय है, ये ध्यान रखने के लिए है कि कौन क्या मानता है कि इस समय जो है ये टाइम किस समय का वैल्यू करता है। यानी कि देखिए इतिहास में हमारे ना भारतीय जो है इतिहास में बहुत कमजोर रहे हैं, हमेशा से प्राचीन काल से कमजोर रहे हैं। कारण क्या है, हमें जो है कैलेंडर का तरीका नहीं पता था। यानी हमारे यहाँ जो है कैलेंडर जो है ये प्रॉपर फिक्स्ड नहीं था। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक राजा आया, उसने जीता किसी क्षेत्र को, अपना कैलेंडर निकाल दिया, दूसरा राजा आया, अपना कैलेंडर निकाल दिया किसी को हरा के। तो क्या है, दोनों की चीज में ना मैच नहीं होता था। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भारतीय कैलेंडर है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर अभी वर्तमान में चल रहा है, ये अंग्रेजों का कैलेंडर है। ठीक है, अंग्रेजों ने स्थापित कर दिया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये जो है ना अंग्रेजों कैलेंडर हुआ। और वही अगर आप हमारे भारतीय कैलेंडर की बात करें तो शक संवत को आप देखेंगे, विक्रम संवत जैसे चीजों को देखेंगे आप। ठीक है, तो आपको दिखेगा कितना पीछे, तो 74 साल पीछे, 74 53 साल पीछे या 52 साल पीछे आपको दिखेगा। ठीक है, तो क्या हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं, किसी में आगे हैं किसी में पीछे हैं, कोई सिस्टमेटिक नहीं चीज दिखेगा आपको। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि हमारे यहाँ काल का निर्धारण प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मान्यता प्राप्त जो क्षेत्र था हमारा, या सबसे ज्यादा जिस एविडेंस को हम सबसे ज्यादा मानते हैं वो है आपका C14। ठीक है, इसे बोलते हैं कार्बन डेटिंग। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग या C14 जो है ना, अकॉर्डिंग टू कार्बन डेटिंग याद रखिएगा, या C14 के अकॉर्डिंग जो है सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त जो है याद रखिएगा वो कार्बन डेटिंग का है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज आता है तो याद रखिएगा इसके अंदर जो है हम 3 चीजों को समझते हैं, देखिएगा कार्बन डेटिंग के अलावा। ठीक है, तो देखिएगा सबसे ज्यादा जो मान्यता प्राप्त है ना वो ध्यान रखिएगा। ठीक है 2350 BC से 1750 BC तक का जो समय था ये माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम था। ठीक है, यानी 2300, ठीक है 50 BC से 1750 BC तक। ठीक है, ये टाइम माना जाता है किसका, इस समय का, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका टाइम जोन माना गया है इतने से इतना तक का। ठीक है, दूसरा याद रखिएगा, अब जॉन मार्शल जो उस समय के महानिदेशक रहा करते थे याद रखिएगा, उसने भी अपना बात मत दिया होगा अकॉर्डिंग टू जॉन मार्शल, याद रखिएगा। तो देखिएगा जॉन मार्शल, ठीक है, तो जॉन मार्शल ने भी अपना स्टेटमेंट दिया याद रखिएगा, और इसने बताया कि ये जो टाइम है गलत है। ठीक है, ये 3250 से होना चाहिए, यानी 3250 BC से लेकर, ठीक है, तो ये 3250 तक की बात कहने लगे और बोले कि 2750 तक का ये समय रहा होगा। देखिए ये वो व्यक्ति है जब 1826 में बैठा है, 1921 में रहा है, और ये कंपेयर करें किसमें, आपके उस समय के हड़प्पा सभ्यता को जो है डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा C14 क्या बताया है, 2350 BC से लेकर 1750 तक का। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग या फिर जो C14 है याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त क्या है तो यही है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्चुअल में, ठीक है, कार्बन डेटिंग के तहत, और अधिकांशतः क्वेश्चन जो PSC में व्यापक में पूछा गया है वो यही पूछा गया है, याद रखिएगा कि अगर आपसे देखिए कभी आपसे ये तो नहीं पूछेगा कि निम्न में से कौन सा नाम सिंधु घाटी सभ्यता का है या नहीं है, खेलता आपसे नहीं खेलेगा इस तरीके से कि नामकरण पूछकर जो है ना
कि आप नाम जानते भी हैं कि नहीं सिंधु घाटी सभ्यता का, ऐसा नहीं होगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में क्या सही है क्या गलत है, तो सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता है कि नहीं जाना जाता, तो जाना जाता है, ठीक है। लेकिन कई लोग जब उसके बारे में नहीं पढ़े होते हैं तो उनको जानकारी नहीं होती, क्योंकि वो सभी याद रखे हुए हैं शुरू से ही सिंधु घाटी सभ्यता, किताबों में भी आपको नहीं मिलेगा। तो आज वर्तमान समय में याद रखिएगा, एट प्रेजेंट टाइम जो है सबसे ज्यादा डिस्कशन का पॉइंट याद रखिएगा, किसे किस नाम से जानते हैं, तो सरस्वती सभ्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरी बात याद रखिएगा, इसको सबसे ज्यादा अप्रूवल किससे मिला है, कार्बन डेटिंग से 2350 से लेकर 1750 तक का माना है, ठीक है। अब एक व्यक्ति और आए थे याद रखिएगा, जो कि भारतीय हैं, डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल, ठीक है। तो डीपी अग्रवाल ने याद रखिएगा, इसने भी अपना टाइम जोन दिया कि किस टाइम में जो है इसका काल निर्धारण किया जाए, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ये जो टाइम है वो 2300 का समय है, 2300 बीसी का, ठीक है, 2300 बीसी का समय है, और लगभग 1750 बीसी तक का समय, ठीक है। तो ये तीन याद रख लीजिएगा, ये तीन कौन कौन से हैं ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये तीन टाइम जोन याद रखिएगा कि कैसे हम इस टाइम को देखते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई यहाँ तक? तो तीन टाइम जोन को याद रखिएगा कि तीन टाइम जो है दर्शाया गया है। आपको सबसे ज़्यादा जो याद रखना है वो इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त या सबसे ज़्यादा इस एविडेंस को सबसे ज़्यादा माना गया C14 को, ये पूरा का पूरा साइंटिस्ट लेवल पर है, ठीक है, यानी वैज्ञानिक पद्धति पर रिसर्च किया गया एविडेंस है, याद रखिएगा। तो इसको हम सबसे ज़्यादा अप्रूव मानते हैं, ठीक है। दूसरा, जॉन मार्शल की बात कभी कभार आ जाती है, याद रखिएगा, ठीक है, जो हम कभी कभार मान लेते हैं बट अधिकांश नहीं मानते। डीपी अग्रवाल को तो किनारे कर दीजिए, कोई बात नहीं है, अगर आप इसको भूल भी जाते हैं, बस नाम याद रखिए, डीपी अग्रवाल ने भी अपना स्टेटमेंट दिया था, हालांकि काफी लोग ने स्टेटमेंट दिया है अपना, ठीक है। तो मेनली आपको दो लोग का याद रखना है, जॉन मार्शल और C14, ठीक है, कार्बन डेटिंग के अनुसार, ठीक है। अब देखिए यहां से जब बात आती है आगे की तरफ, ठीक है, तो यहां से आपको मैं एक बात बता दूं कि अब सिंधु घाटी सभ्यता को हम तीन भागों में कैसे बांट सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को तीन भागों में बांटने की जो प्रयास है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके जीवन का एक संघर्ष समझिए कि किस तरीके से पहले वो प्रारंभिक रूप से यहाँ पहुंचे, उसके बाद फिर उन्होंने कैसे उसको सिस्टमेटिक किया, और फिर जब पूरी परिपक्वता की स्थिति में आ गए, जब पूरी तरीके से जो है वहाँ पर एकदम काफ़ी अच्छे डेंसिटी तरीके से वो रहने लगे, डेंस तरीके से रहने लगे, उसके बाद जो है धीरे धीरे कैसे समाप्त होने लगे, ठीक है। तो तीन भाग हम रखेंगे उसको, सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक रहेगा आपका प्रारंभिक सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा भाग रहेगा हमारा जिसमें परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता, और तीसरा भाग रहेगा आपका जिसे हम कहेंगे उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो आप इसे कह सकते हैं प्री, ठीक है, यानी जो सिंधु घाटी या इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो अपने प्री टाइम पर कैसा था, ठीक है। उसके बाद मिड टाइम पर कैसा था, यानी मिड टाइम कहने का मतलब है कि मिडवल टाइम वो जो है वो किस समय कैसा रहा है, ठीक है। और फिर पोस्ट टाइम पर कैसा रहा, यानी कि इसे हम पोस्ट में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्री है, ये आपका मिड है, और ये आपका पोस्ट है, ठीक है। तो ये जो है ये तीन आधार को दर्शाता है, याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को तीन भागों में बांटा गया है, और सिर्फ उनके जीवन को जीने के तरीके से इसे बांटा गया है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा क्या है, प्रारंभिक है, जब वहां पर शुरुआती समय था उनका सिंधु घाटी सभ्यता का। और ये जो समय है याद रखिएगा, इसे कहा जाता है आपका जब वो पूरे तरीके से परिपक्व हो चुके थे, स्टेबल हो चुके थे। तो यहाँ पर ये पूरी तरीके से स्टेबिलिटी आ गई थी, यहाँ पर व्यापार करना चालू कर दिए थे, यहाँ पर घरों का निर्माण पूरी तरीके से हो चुका था, सड़कों का निर्माण हो चुका था, ठीक है। और जब यहाँ पर उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता की बात आती है, यानी पोस्ट टाइम की बात आती है, तो इस समय जो है ना अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनके जीवन में गिरावट आ रही है। गिरावट का मतलब जैसे कि अब व्यापार की स्थिति में कमजोरी आ रही है, ठीक है, बाढ़ के आने की संभावना बढ़ी हुई है, ठीक है, यानी जो नेचुरल डिजास्टर है उनकी संख्या बढ़ने लगी है।
देखिए ऐसा नहीं कि यहाँ पर नेचुरल डिजास्टर नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर शुरुआती या जो समय होता है, याद रखिएगा, जो मिड टर्म का समय है, इसमें इनके पास लड़ने की थोड़ी बहुत क्षमता थी, अपने आप को बचाए रखने की, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जब ये पहुंचेंगे तो बचाने की क्षमता बिल्कुल जीरो होने लगेगी और अंततः जो है इनकी समाप्ति हो जाती है, इस पूरे सिविलाइजेशन की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, देखिए अब इतिहासकारों ने कहा ये समाप्ति हो जाती है, क्या पता वहीं से उठ के लोग आए और वैदिक काल जो है इसी तरीके से डेवलप हो गया, क्योंकि जैसे जैसे हमें जानकारी होती है, याद रखिएगा, क्योंकि देखिए नदियों के सिरे को पकड़कर हम कहां से कहां नहीं पहुंच गए हैं, नदी को किनारे किनारे ही टच करते हुए हम लोग कहां से कहां नहीं पहुंचे। मतलब देखिए हम जो बोलते हैं कि भारत के लोग कौन है, तो अफ्रीका के लोग हैं, ये कहां से आ गए, हम अफ्रीकन क्रोमोजोम वाले लोग हैं, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये कि हम यहां पहुंचे कैसे, तो नदियों के तटीय क्षेत्र से किनारे किनारे जो है 8 जो प्राइमेट्स की जानकारी मिलती है, 8 प्राइमेट्स जो मैंने आपको शुरुआती समय बताया था, तो इनकी जानकारी मिलती है कि हम कहां से कहां नहीं पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए कि ये जो 3 जो हमको पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट हैं, जिसको हमने पढ़ने के दृष्टिकोण से और साथ ही साथ समझने के दृष्टिकोण से अलग किया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्या है, प्रारंभिक सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता, और तीसरा है आपका उत्तर सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, जब ये समय जो है धीरे धीरे उनके डाउनफॉल आने चालू हो चुके थे। ठीक है, चलिए अब इनके टाइम जोन को देखिएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता को देखें, ठीक है, तो लगभग 3300 से 2600, ठीक है, मतलब 3300 BC से लेकर 2600 BC तक का समय इसका माना गया है। ठीक है, फिर 2600 से लेकर लगभग 2600 BC से लेकर 1900 BC तक का समय है आपका मिड का, और उसके बाद अंतिम जो है, याद रखिएगा, उत्तरवर्ती। ठीक है, ये 1900 BC से 1900 BC से लेकर लगभग 1300 BC तक का समय माना जाता है। ठीक है, तो ये टाइम जो है याद रखिएगा, जो कि आपके इस टाइम पे बटे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिएगा यहां से सबसे पहली बात तो नामकरण हमने समझ लिया है। ठीक है, अब देखिएगा इसके बाद जो है ना, इसकी उत्पत्ति या उद्भव का सिद्धांत देखते हैं। ठीक है, तो इनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इनका जो ओरिजिन है एक्चुअल में कहां से हुआ है, कहां से आए ये लोग। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं पहले। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता था, इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपने समझ लिया है। ठीक है, कल मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो आप यहाँ तक बताइए, मुझे कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है इसमें, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने जितना भी आपको एक फ्रेम दिया है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक फ्रेम आपके अंदर डेवलप हुआ होगा, उस फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है आगे हम धीरे धीरे उस फ्रेम को भरेंगे अभी। ठीक है, और समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो है क्या क्या आयाम पढ़ने होते हैं। ठीक है, आपने अभी 3 चीज़ें पढ़ी हैं। पहला कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कहाँ से आया, इसकी जानकारी या खोज कैसे हुई है। ठीक है, यानी हमने इसके ऊपर रिसर्च कैसे किया, तो मैंने आपको बताया 4 व्यक्तियों का नाम आपने याद रखा है। ठीक है, फिर उसका नामकरण किया हमने, फिर तीसरे नंबर पर देखा हमने कि इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर फैला हुआ है, पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, फिर इधर उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, और उसके बाद आपका दक्षिण में जो आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, दैमाबाद, वहां तक इसका विस्तार है। तो इससे बाहर आपका सिंधु घाटी सभ्यता नहीं है, याद रखिएगा। यही वो क्षेत्र है जहां तक सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत है, यानी यहीं से लेकर पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ है। ठीक है, यानी उसका एक्सटेंशन कभी कभी पूछा जाता है, याद रखिएगा, कि कहां से कहां तक स्ट्रेच है या फिर उसका एक्सटेंशन कहां से कहां तक है। ठीक है, तो एक्सटेंशन बताया जाता है, याद रखिएगा, कि उत्तर में नॉर्थ पार्ट पे क्या है, जम्मू कश्मीर मांडा, ठीक है, दक्षिण में आपका दैमाबाद यानी महाराष्ट्र, इधर बलूचिस्तान, ठीक है, और इधर आपका उत्तर प्रदेश का एरिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और उसी के अंदर जो है हमारे भारत में लगभग 950 क्षेत्र मिले हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। ठीक है, और वही अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास जो है 350 से लेकर थोड़े से कम मिले हैं, याद रखिएगा। अफगानिस्तान के पास 10-15 जानकारी मिलती है। ठीक है, बातें क्लियर हुई यहाँ तक। और उसके बाद फिर हमने काल का निर्धारण किया, और इसमें हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल का निर्धारण कैसे किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है C14, और C14 में याद रखना है 2350 से लेकर 1750 तक का टाइम याद रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि C14 के तहत ही सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है, और अगर जब भी क्वेश्चन पूछेगा वो 2350 से लेकर 1750 को ही पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन हम अपने भारतीय इतिहास की जानकारी के अनुसार जो है कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा 2500 से, ठीक है, 2500 BC से लेकर आपके 1500 BC तक की जानकारी देते हैं भारतीय इतिहास के अनुसार। ठीक है, लेकिन C14 के अनुसार ऐसा नहीं है, वो 2350 से लेकर कितना है, 1750 तक का है। ठीक है, याद रखिएगा। अब उसके बाद जो है अंततः हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है प्रारंभिक सिंधु घाटी सभ्यता, बीच का भाग है परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता, इसको आप परिपक्व कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता अपने हाई लेवल पर चल रहा था, यानी इस समय जो सिविलाइजेशन था ये काफी अच्छा
तरीके से, मतलब एक तरीके से व्यापार अच्छी थी, यहाँ की ट्रेडिंग सिस्टम अच्छी थी, ठीक है, अच्छा ट्रेड कर रहे थे और साथ ही साथ अपने जीवन को काफ़ी अच्छा व्यतीत कर रहे थे ये लोग, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्ट में आते हैं, यहाँ देखिएगा, तो यहाँ से इसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है, जिसके बाद ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं और कल से फिर स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है, बेसिक जानकारियों के साथ कल का टॉपिक रहेगा हमारा, ठीक है।